हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से 60 उन नौजवान साथियों का जिन्होंने हाल फिलहाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया ऑलराइट। और फ्रेंड्स, आप सब बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और इसलिए अपनी ओर से अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राइट फ्रेंड्स, और आप सब जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हम उसके बारे में पर डे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं ऑलराइट। सो अभी तक हमने इसमें 3 टॉपिक को चर्चा किया है। पहला टॉपिक था हमारा इन्फ्लेशन, और दूसरा था स्टैगफ्लेशन, तीसरा था बजट जो अभी 2021 का 1 फरवरी को पेश हुआ है संसद में, हमने उसके बारे में चर्चा की है ऑलराइट। चूँकि आप जानते हैं, हमने आपसे कहा था कि स्टूडेंट की अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में सबसे कम इंटरेस्ट होता है तो वो है इकोनॉमिक्स, जिसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं ऑलराइट। और इसका कारण बेसिकली हमने आपसे बताया था कि यही है कि चूँकि बच्चों को इसके जो कंसेप्ट हैं या जिनके शब्द हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग पता नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसी वजह से उनको लगता है इसको स्किप कर देना हमारे लिए बेटर रहेगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते भी नहीं ऑलराइट। बेसिकली इस सब्जेक्ट में होता कुछ नहीं, इसके जो शब्द होते हैं यही इसमें मेन खेल होता है इस सब्जेक्ट में। अगर आप इन शब्दों को अगर क्रैक डाउन कर लिए, ब्रेक डाउन कर लिए, तो आपको इकोनॉमिक्स एकदम यूज टू हो जाएगी आपके लिए ऑलराइट। और हमने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आने वाले समय में आप देखेंगे खुद को इसमें एक फ्रेंडली खुद को महसूस करेंगे और ये आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा इकोनॉमिक्स को समझना ऑलराइट। तो उसी कड़ी में हम आज उपस्थित हैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके। हमारा आज का जो चर्चा का विषय रहेगा डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और रिफ्लेशन। इन 3 शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप देखेंगे इसको डिस्कस कर लेने के बाद आपको एकदम चीज़ें इससे रिलेटेड सभी एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे राइट। और कोई भी आपको डाउट्स नहीं बचेंगे रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक राइट फ्रेंड्स। सो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास 3 टॉपिक है, आप इनको 3 सब टॉपिक कह सकते हैं बेसिकली। पहला डिफ्लेशन, दूसरा डिसइंफ्लेशन, तीसरा रिफ्लेशन राइट। तो हम शुरू करते हैं रिफ्लेशन से। दिस वन रिफ्लेशन, जिसे आप हिंदी में संस्फीति कहते हैं। देखिए, इनके हिंदी के टर्म से आप उतना ज़्यादा लगाव मत रखिए, आपको अगर हिंदी के शब्द के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में राइट। तो आपके लिए बेहतर होगा इंग्लिश के शब्द ही आप याद रखिए। और इकोनॉमिक्स और हमने आपसे कहा था लाइफ साइंस, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको अगर कोई असुविधा ना हो तो आप उनको इंग्लिश में ही बेहतर रहेगा, आप उनको तैयार करिए, कम से कम उनकी हेडिंग्स तो आप इंग्लिश में याद रखिए राइट। तो यही है। तो रिफ्लेशन, हमने कहा रिफ्लेशन के बारे में चर्चा करेंगे। रिफ्लेशन बेसिकली आप जानते हैं कि जब आपकी कंट्री में या पर्टिकुलर किसी इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी देखी जाती है तो सिचुएशन, एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी हो ये तो एक सीमा तक कमी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन निरंतर अगर उनके मूल्य में कमी होती है तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे एडवर्स कंडीशन होती है राइट। तो हमने कहा कि जब किसी पार्टिकुलर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है, जो उनके जनरल प्राइसेस है, उनमें अगर डिक्रीज देखा जाता है यानी लगातार मूल्य में कमी होती है, तो आपके देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, फॉर एग्जांपल अगर इफ वी टॉक इन, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो आपके यहाँ केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई राइट। आरबीआई, तो आरबीआई करती है कि आरबीआई प्लस गवर्नमेंट, यहां पर 2 लोगों का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीआई सिचुएशन में क्या करती है, आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट जो है आपके यहां इंटरेस्ट रेट उनको कट डाउन करती है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कट डाउन करती है, क्यों, ताकि जो लोन है ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें और ज्यादा से ज्यादा, इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि आरबीआई लिक्विडिटी जिसे आप तरलता कहते हैं राइट, यानी आरबीआई ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास करती है आपकी इकोनॉमी में। और जितना ज्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी होती है यानी तरलता होगी, तरलता का मतलब जितना ज्यादा लोगों के पास पैसे होंगे यानी परचेजिंग पावर होगी, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे राइट। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए, जनरेट करने के लिए, उसको पुश देने के लिए आरबीआई क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को घटाती है राइट। तो ये प्लस गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपके यहां जो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको रिजनेबल करती है, यानी इनको भी आप देखेंगे कट डाउन करती है इनके प्राइसेस को राइट। तो डायरेक्ट टैक्सेस में अगर कमी की जा रही तो आप क्या देखेंगे, आपके पास जो इनकम टैक्स है उसमें आपको ज्यादा कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा राइट। सो चूंकि आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा तो आपके पास क्या होगी, सेविंग ज्यादा होगी, और जब आपके पास सेविंग ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, आपके पास
यानी अधिशेष अधिक होगा, राइट। और अधिशेष अधिक होने का मतलब क्या होता है कि आप परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद प्लस दूसरा देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर वस्तुओं की जब इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाते हैं तो आप क्या देखेंगे, वस्तुएं जो होती है वो सर्विसेज जो होती है वो सस्ती हो जाती है, राइट। दोनों जगह से आप देख रहे हैं फायदा है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कमी होने की वजह से आपके पास सेविंग्स बढ़ी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी होने की वजह से आपको वस्तुएं और सेवाएं क्या हो रही, सस्ती मिल रही, राइट। तो इन सभी का मिला जुला परिणाम ये होता है आरबीआई और गवर्नमेंट का। आप देखेंगे कि मार्केट में यानी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत तेजी के साथ आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो इसी वजह से डिमांड बहुत तेजी के साथ क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, ग्रो करती है। और जैसे ही डिमांड ग्रो करती है तो आप क्या देखेंगे कि इकोनॉमी एक फिर से आप देखेंगे अपने निश्चित इकोनॉमी का जो पहिया वो लगातार क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो यही है बेसिकली रिफ्लेशन संस्कृति, यानी कि जब गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को बढ़ाकर महंगाई डिमांड को पुश दिया जाता है और फिर आप देखेंगे इसे इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो इसी को अब रिफ्लेशन यानी संस्फीति कहते हैं, राइट। और ये भी बेसिकली इन्फ्लेशन का ही एक रूप होता है, राइट, रिफ्लेशन। तो बेसिकली यही है रिफ्लेशन। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं इसमें, राइट। अब हम आते हैं बेसिकली डिसइन्फ्लेशन के बारे में। डिसइन्फ्लेशन जिसे आप हिंदी में अस्फीति कहते हैं, देख रहे हैं ना आप, इनके जो शब्द हैं हिंदी के वो लगभग सभी मिले जुले, अस्फीति, अपस्फीति, संस्फीति, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसी वजह से हमने आपसे कहा इनको इंग्लिश में आप याद रखिए, राइट। ये तो डिसइन्फ्लेशन, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की थी और स्टैगफ्लेशन की, राइट। और इसी वजह से हमने पहले इन्फ्लेशन को चर्चा किया था ताकि आगे आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने कहा डिसइन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन क्या होती है, हमने इन्फ्लेशन को आपसे चर्चा किया था। अगर इसको विद इन 30 सेकेंड में रिकैप किया जाए तो हमने कहा कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के जो जनरल प्राइस हैं वो लगातार 2 क्वार्टर तक बढ़ने लगते हैं लगातार, तो उसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। तो वही आपकी मुद्रास्फीति है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन में आप देखेंगे मुद्रास्फीति, ये भी मुद्रास्फीति का एक रूप है। यानी कि इसको पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, आप फॉर एग्जांपल आप अनियन ले लीजिए, प्याज मान लीजिए 100 रुपीज पर केजी है, राइट। सो इन्फ्लेशन हमने बताया कि इसके 2 क्वार्टर तक इसके मूल्य बढ़ने लगे। लेकिन डिसइन्फ्लेशन में आप देखेंगे ये सिचुएशन होती है, इसमें जो रेट होती है यानी कि इन्फ्लेशन की जो रेट होती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो लगातार डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले है 10% रेट, राइट। तो इसका अब मूल्य क्या देखेंगे, 110 रुपीज हो जाएगी। फिर ये मान लीजिए घट के 9 रुपए हो जाए, 9%, तो अब क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 109 रुपया, राइट। ये हो जाए मान लीजिए 8%, तो ये क्या हो जाएगी 108 रुपए पर केजी। अगर ये 7% हो जाए तो आप क्या देखेंगे 107 रुपए पर केजी, राइट। ये और पहले क्या था, सारी सिचुएशन में पहले की हमारा था 100 रुपये पर केजी, राइट। तो आप देख रहे हैं बेसिकली आपकी जो वस्तु थी, गुड थी, वो 100 रुपए पर केजी आपको अवेल हो रही थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके जो रेट्स हैं लगातार वो गिरते जा रहे हैं। पहले 10% था, 9%, फिर 8%, 7%। तो आप देख रहे हैं वस्तु महंगी तो हो रही है, पहले आपकी 100 रुपए थी, चाहे फिर 10% की बात हो या 9%, 8%, 7%, वस्तु आपकी महंगी हुई है। यानी कि 110 रुपए की मिल रही है, 109 रुपए की मिल रही है, 108 रुपए की मिल रही है, 107 रुपए की मिल रही है, राइट। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बेसिकली जो यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है वो लगातार डिक्रीज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, यानी वस्तु लगातार क्या होती है, महंगी होती रहती है, राइट। इसी को आप बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और जब यही एक पूरे संपूर्ण इकोनॉमी में देखने की सिचुएशन मिलती है तो इसी को आप कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी कि अस्फीति, राइट। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर महंगाई भी बढ़ती जा रही है लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो लगातार डिक्रीज हो रही। और इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वहां पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये है आपका डिसइन्फ्लेशन, राइट। यही है, इसके अलावा कुछ ज्यादा इसमें जानने को होता नहीं। एग्जाम में आपको क्या करेगा, सवाल पूछता है, इन तीनों को मर्ज करके पूछेगा। रिफ्लेशन की एक लाइन दे देगा स्टेटमेंट के रूप में, डिसइन्फ्लेशन की एक लाइन दे देगा और फिर डिफ्लेशन। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है नहीं तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसी वजह से हम इनको 1 बाय 1 एक एक शब्द को क्रैक डाउन कर रहे हैं। यही आपकी अस्फीति। अब हम आते हैं डिफ्लेशन। देखिए जो डिफ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन हमारे लिए उतना ज्यादा दुष्प्रभावकारी या हानिकारक नहीं होता जितना डिफ्लेशन होता है किसी भी पार्टिकुलर इकोनॉमी के लिए, राइट। फ्रेंड्स लाइट आज फिर इंटरप्ट हो गई।
सो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। वी वुड लाइक टू कंटिन्यू अवर टॉपिक, राइट। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब आप देखेंगे इन्फ्लेशन के जस्ट अपोजिट होता है, राइट। इन्फ्लेशन में क्या होती है, चीजें महंगी होती है, और डिफ्लेशन में क्या होती है, चीजें वस्तुएं सस्ती होती है। यानी कि जब जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य लगातार क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, तो उस सिचुएशन को आप बोलते हैं डिफ्लेशन, यानी मुद्रा का संकुचन होता है, राइट। अपस्फीति, यानी जब वस्तुएं सस्ती होती हैं, सस्ती होने लगती हैं लगातार, तो उस सिचुएशन को आप बोलते हैं डिफ्लेशन। देखिए, वस्तुएं एक सीमा तक सस्ती हो ये तो अच्छा है, लेकिन लगातार सस्ती होती जाए, उनके प्राइस गिरते जाएं, ये एक अच्छी बात नहीं होती, राइट। तो वस्तुएं सस्ती क्यों होती हैं, उनके प्राइस क्यों गिरते हैं, इनके हम रीजन देख लेते हैं, कॉजेज देख लेते हैं, राइट। तो इसके बहुत कॉजेज है। पहला होता है कि इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ये किसी भी वस्तु को आपके एग्जांपल ले लीजिए, अगर उसकी सप्लाई यानी कि आपूर्ति ज्यादा हो जाती तो आप क्या देखेंगे, उसकी मूल्य ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसका बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए अनियन अभी मान लीजिए 100 रुपए पर केजी है, राइट। अगर इसमें आप क्या देखें, नेक्स्ट ईयर इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो आप क्या देखें, इसके जो दाम है, मूल्य ऑटोमेटिक क्या होंगे, गिर जाएंगे, राइट। तो एक तो ये कारण हुआ कि सप्लाई अगर आपकी ज्यादा हो जाए। इकोनॉमिक्स में मेन खेल यही होता है, डिमांड एंड सप्लाई का, राइट। इकोनॉमिक्स आपकी पूरी इसी पे बेस्ड है। दूसरा इसका फैक्टर क्या होता है, कॉज क्या होता है, दूसरा कॉज ये है कि आपकी जो डिमांड है, डिमांड आपकी कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए सप्लाई से, यानी आपकी जो निवल मांग है वही कम हो जाए, तब आप क्या देखेंगे, तब भी वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जब आप किसी वस्तु की मांग नहीं करते तो उनके मूल्यों में क्या होती है, कमी होती। तो एक कारण ये हो सकता है। अब मूल्यों में डिमांड क्यों कम होगी, ये भी एक समझने की बात है, राइट। तो हम इसको देख लेते हैं कि डिमांड क्यों कम होती है। डिमांड कम होने के कई कारण है। एक तो सबसे पहला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा होती तो आप क्या देखिए, आपके पास परचेजिंग पावर लगातार डिक्रीज होती है, आपके पास क्रय शक्ति होती नहीं, तो आपकी क्रय शक्ति ना होने का कारण आप देखेंगे चीजों की आप डिमांड नहीं करते, राइट। आपके पास चूंकि रोजगार नहीं होता है, रोजगार ना होने की वजह से आपके पास सैलरी नहीं मिलती, आपके जो वेजेस है वो नहीं मिलती, राइट। तो एक तो कारण ये हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा किस कारण से डिमांड नहीं होती, कम हो सकती, इफ योर इकोनॉमी इज ऑन इट्स पीक, अगर आपके यहाँ की जो इकोनॉमी है, योर इकोनॉमी पीक पे हो, यानी कि आपकी जो अर्थव्यवस्था वो चरम पर पहुंच जाए। चरम पर पहुंच जाए इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि जब डेवलप्ड वाली सिचुएशन पे पहुंच जाए, राइट। जब एक इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाती है तो वहां आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो उनकी डिमांड है वो कम होने लगती है, राइट। डिमांड कहां पर ज्यादा होती है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर डिमांड ज्यादा होती है, राइट। और तीसरा डिमांड कम होने का कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मान लीजिए most of the people get old aged, यानी कि आपके देश के अधिकांश जो जनसंख्या है वो क्या वृद्ध हो जाए, तब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। जो वृद्ध लोग होते हैं वो डिमांड कम करते हैं चीजों की, राइट। और जो युवा होते हैं वो डिमांड ज्यादा करते हैं। तो एक ये भी फैक्टर होता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या आपके यहाँ वृद्ध, जैसे जापान बेस्ट एग्जांपल, जापान में आप देखेंगे क्या उनके यहाँ डिमांड कम है चीजों की, राइट। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्ध लोग हैं, राइट। तो एक ये फैक्टर हो सकता है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग वृद्ध हो जाए। एक अगला रीजन हो सकता है नेचुरल, मान लीजिए कोई आपके यहाँ ग्लोबल जगत में ग्लोबल पैंडेमिक या कोई ऐसी सिचुएशन महामारी वारी देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं आप कोविड-19, राइट। कोविड-19 में आपने क्या देखा कि चूंकि लोगों को डर होता है कि पैंडेमिक फैल गई, महामारी फैल गई, तो उनकी जॉब क्या है, जॉब हो सकता है उनसे जॉब छिन जाए, राइट। उनको जॉब से हाथ धोना पड़े, राइट। तो जब उनके पास जॉब नहीं होगी तो यानी इसका सीधा सा मतलब उनके पास एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होगी, उनके पास अधिशेष नहीं होगा, राइट। तो इसी वजह से जो उनकी सेविंग्स होती है वो उनको बचा के रखते हैं, ताकि आगे जो इन फ्यूचर जब हम विषम परिस्थिति में होंगे तब चीज़ों को खरीद सके, क्रय कर सके, राइट। तो इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड नहीं करते, अपनी डिमांड्स को सीमित करते हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में और
अब कोविड-19 में आपने देखा कि लोगों ने जो भी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनमें भी लोगों ने कमी की, और इसी का परिणाम था कि आपने देखा कि आपके यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी वो निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, राइट। सो फ्रेंड, दिस हैज समथिंग रिलेटेड टू मेन कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन। एंड हमारा जो आज का टॉपिक था बेसिकली रिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन तीनों शब्दों को हमने वन बाय वन क्रैक डाउन करने का प्रयास किया। एंड आई होप कि अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी, राइट। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाहर अब दूसरी जगह देखने की ज़रूरत है या आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी बेनिफिशियल समझा होगा, इनफैक्ट आपको बेनिफिशियल लगा भी होगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। सो फ्रेंड्स, अब इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना, जय हिंद।